हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ संडे के स्पेशल सेशन में। और आज की क्लास होने वाली है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे। लेकिन क्लास को आज एक नए अंदाज में करेंगे, न्यू मैनर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास के लास्ट में कमेंट्स में बताएं क्या ये नए तरीके से होने वाली क्लास को कंटिन्यू किया जाए या पुराने तरीके से ही चाहते हैं जैसे पहले हुआ करती थी। एसबीटी की क्लास जिन बच्चों को नहीं पता, ये क्लास आपके दिमाग में इंग्लिश का डर निकालती है, लॉजिक जो है ना वो पैदा करती है इंग्लिश के लिए। सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, कौन सा ग्रामर रूल और कौन सी एरर कहाँ पे लगी हुई है, ये सब चीज़ें आप लॉजिक से सीखते हैं इस क्लास के अंदर। हिंदी मीडियम वालों के लिए पेनेशिया की तरह काम करती है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने क्लास अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से कर लें। कमेंट सेक्शन में रखिए YT ऐप, इसका लिंक प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। ऐप पे आपको तैयारी करने का मौका मिलता है पेड कोर्सेज के थ्रू। जैसे कि आप राइटिंग के कोर्स में लिखना सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे 60 to 80 आवर्स में कवर कर सकते हैं। UPSC हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बैंक, SSC, IELTS, है ना। चलिए, कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कोड को लगाना ना भूलें नवरात्रि के मौके पे। साथ ही आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का, जिसमें आपको बैंकिंग के सभी एग्जाम्स का क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन डिटेल्ड अप्रोच के साथ तैयार करवाया जाता है। तो सीधे सीधे मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं 1 ईयर कॉम्बो की मदद से। इस पे भी कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। SSC कॉम्बो में आपको SSC के सभी एग्जाम्स को तैयार करवाया जाएगा, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, एकदम डिटेल अप्रोच के साथ। चलिए, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। चलिए, आज की जो क्लास है पूरे तरीके से बेस्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और सेंटेंस ब्रेक करके इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। 2 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। एक काम करेंगे, पहले इनको अपने ब्रेक करते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। नीरज ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द डिले इन द प्रोजेक्ट। बहुत आसान सेंटेंस है, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये सेंटेंस आसान है तो पढ़ लिया, ये मुश्किल भी हो सकता था। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको ब्रेक करना है हमें, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी आसान हो। नीरज, नीरज आपका सब्जेक्ट है, ब्लेम्ड उसकी वर्ब है, और किस में लगी हुई है? V2 में लगी हुई है, पास्ट टेंस में। नीरज ने किसको ब्लेम किया? नीरज ने खुद को ब्लेम किया। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है। नीरज आदमी है तो हिमसेल्फ, लड़की होता तो हर सेल्फ। तो नीरज ने खुद को ब्लेम किया, ये बन गया जी वर्ब का ऑब्जेक्ट। कैसे बना? जो भी नाउन वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई करे, या कभी कभी वेयर का भी रिप्लाई कर देता है, जो भी नाउन वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई करे और कुछ केसेस में वेयर का रिप्लाई करे, वो नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है, नाउन की कैटेगरी का है, और वेयर इसने जो है हुम का रिप्लाई किया। नीरज ने किसको ब्लेम किया? नीरज ने भाई खुद को ब्लेम किया, है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रेपोजिशन है, याद रखें इंग्लिश में जितनी भी प्रेपोजिशन होती हैं उनके पास एक नाउन जरूर होगा एज एन देयर ऑब्जेक्ट। तो फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिले। इन भी प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट। समझ में आ गया सेंटेंस? नीरज ने ब्लेम किया डिले के लिए प्रोजेक्ट में, और खुद को ही ब्लेम किया, हिमसेल्फ को ही ब्लेम किया। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस, नीरज हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अस ऑफ द डिले। नीरज ने खुद, देखो ऊपर भी हिमसेल्फ का मतलब था खुद, नीचे भी वही होगा, वर्ड तो वही है। नीरज ने खुद हमें इन्फॉर्म किया, सूचित किया हमें डिले के बारे में, देरी के बारे में। तो नीरज ने किसी और से नहीं कहलवाया, खुद से हमें फ़ोन किया या सामने से आकर के हमें बताया कि प्रोजेक्ट में डिले होने वाली है, देयर विल बी अ डिले। चलिए, अब देखो सेंटेंस को ब्रेक करना है। ब्रेक करना ज़रूर सीख लो, इंग्लिश से खेलना सीख लोगे आप। मैं खेल रहा हूँ ना आपके सामने, आप मुझे अपनी तरह एक एस्पायरेंट ही मानो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जैसे आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, SSC की, मैं कर चुका हूँ, दोनों में जॉब भी कर चुका हूँ, अभी SSC के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो मुझे आप एस्पायरेंट ही मानो। तो जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे आप भी एस्पिरेंट्स हैं, आप भी इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। नीरज आपका सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है, हिमसेल्फ यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका कनेक्शन समझ नहीं आ रहा हमें, यहाँ तो कनेक्शन समझ में आ गया था, यहाँ तो ये बन रहा था जी वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ वर्ब से पहले है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो ये ऐसे रखा हुआ बीच में, मीनिंग बाद में निकालेंगे इसका। इन्फॉर्म किसको किया? इन्फॉर्म हमें किया, होम का रिप्लाई हमने किया, तो इन्फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गए हम। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, चाहे फॉर को देना हो चाहे इन को देना हो, वैसे ही ऑफ को भी देना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस ब्रेक कर लिया। अब ये दोनों सेंटेंस टेक्निकली सही हैं, मीनिंग भी आपने निकाल लिए, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, ये जो ब्लेम्ड के बाद मैंने हिमसेल्फ लिखा और यहाँ इन्फॉर्म से पहले हिमसेल्फ लिखा, हिमसेल्फ की पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? यहाँ तो वर्ब के बाद में आ रहा है और यहाँ वर्ब से पहले आ रहा है, और ये हिमसेल्फ बना कैसे है, आया कहाँ से?
हर सेल्फ तो नहीं लिखा हमने, और ये सेल्फ क्यों लगाया। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे डिटेल में। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखो आई एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है मैं, और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद। ठीक है, तो किसी भी प्रोनाउन का जो खुद वाला मीनिंग है ना वो देता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म। वी मतलब हम, आवर सेल्फ मतलब हम खुद, यू मतलब आप, योर सेल्फ या योर सेल्फ मतलब आप खुद, दे मतलब वो लोग, देम सेल्फ मतलब वो लोग खुद, शी मतलब वो लड़की या वो महिला, हर सेल्फ मतलब वो लड़की या महिला खुद, ही मतलब कोई आदमी या कोई पुरुष, तो हिमसेल्फ मतलब वो आदमी खुद, इट मतलब कोई न्यूट्रल जेंडर की चीज़, कोई कुर्सी मेज, और इट सेल्फ मतलब वो चीज़ जो है वो खुद। और वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है कोई भी। वन सेल्फ का मतलब है किसी भी आदमी का खुद का। समझ गए, खुद बनाया आपने यहाँ पे, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब इनकी फॉर्म्स कैसे याद करेंगे, आपके सामने लिखी हुई हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कमेंट सेक्शन में इसके मैं PDF नोट्स भी डाल दूंगा ना, आराम से नोट्स पे जो आप रेफर कर लेना। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की हैं अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, दिमाग में बिठाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो जो सिंगुलर है ना प्रोनाउंस, उनके आगे सेल्फ लगता है। ठीक है, शी ही इट, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, आई के आगे सेल्फ। लेकिन जो प्लूरल हैं उनके आगे लगता है सेल्स, सेल्स, आवर सेल्स, देम सेल्स, यू का योर सेल्स। यू का केस थोड़ा अलग है, यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, हालांकि वो प्लूरल लेता है, लेकिन यू एक आदमी के लिए भी लग सकता है और 10 आदमियों के लिए भी लग सकता है। एक आदमी बैठा है तब भी उसको यू बोलेंगे, 10 लोगों से बात कर रहे हैं तब भी यू बोलेंगे। तो अगर 10 लोगों की खुद की बात हो रही है, एक से ज़्यादा आदमी की बात हो रही है तो योर सेल्स, अगर एक आदमी से आप बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ। तो यू के केस में दोनों वक्त के हिसाब से अपने अपनी जगह पे सही होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो पजेसिव केस होता है उसके आगे सेल्फ लगा है। आई माई सेल्फ, आई से माई से माई सेल्फ, पजेसिव केस समझते हैं ना मेरा। वी से आर से आर सेल्स, यू से योर से योर सेल्फ या योर सेल्स। लेकिन थर्ड पर्सन में आपने ऑब्जेक्टिव केस के आगे रिफ्लेक्सिव लगाया है। दे का आपने देयर सेल्फ नहीं लिखा, देयर सेल्फ नहीं लिखा भाई, देयर दे से देयर बनाओगे है ना, ही से हिज बनाओगे, तो हिज सेल्फ नहीं लिखा, आपने लिखा है हिम सेल्फ। तो थर्ड पर्सन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस के आगे सेल्फ या सेल्फ लगाना है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में पजेसिव केस के आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है। अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो फिर इस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे दिमाग में बैठ जाएगी। चलो जी, अब आपने ये सीख लिया कि इनको बनाना कैसे है। अब बनाने के बाद ये सीखो कि इनको लगाना कैसे है। थर्ड स्टेप, देखो इनको वर्ब के बाद में भी लगाया जा सकता है, प्रेपोजिशन के बाद में भी लगाया जा सकता है, और वर्ब से पहले भी लगाया जा सकता है। अगर बाद में लगाओगे तो आप ये मीनिंग दे रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट एक ही हैं। आई बात समझ में। अगर आप सब्जेक्ट भी हैं, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट भी हैं, वर्ब के या प्रेपोजिशन के, उस केस में वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव को रखेंगे। और अगर वर्ब से पहले रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके ऊपर एम्फेसिस डाला जा रहा है, उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है। प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको मैं, देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे कहाँ रखा गया जी, वर्ब के बाद में। यहाँ पे कहाँ रखा गया जी, वर्ब से पहले। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है एम्फेसिस सब्जेक्ट पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर हैं। देखो कैसे, नीरज ने किसको ब्लेम किया, नीरज ने सारा दोष किस पे डाला, प्रोजेक्ट के डिले का, खुद पे डाला। अरे भाई खुद पे ही ब्लेम किया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नीरज खुद ही है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, नीरज ब्लेम्ड नीरज, नीरज ब्लेम्ड नीरज, तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगता भाई, नीरज ने नीरज को ब्लेम किया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है ना। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नीरज के हिसाब से हम हिम सेल्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो वर्ब के बाद लगाया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं। ब्लेम लगाने वाला यानी सब्जेक्ट भी नीरज, जिस पे ब्लेम लगा यानी कि ऑब्जेक्ट भी नीरज। तो ये हो गया जी आपका रिफ्लेक्सिव फॉर्म। और यहाँ पे जब वर्ब से पहले लगा है, यहाँ पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है नीरज के ऊपर। नीरज ने खुद हमें बताया डिले के बारे में, खुद बताया उसने, किसी से कहलवाया नहीं है ना, उसने कोई लेटर नहीं भेजा हमें, उसने कोई ईमेल नहीं किया, या ईमेल भी किया तो खुद किया, उसने अपनी खुद के जीमेल से किया, खुद की ईमेल एड्रेस से किया। तो यहाँ पे आप नीरज के काम करने पे जोर दे रहे हैं खुद के द्वारा। अब मेरे ख्याल से आप रिफ्लेक्सिव को है जो समझ चुके हैं। कुछ लोग जो ये सेकंड वाला केस है ना, इसको रिफ्लेक्सिव ना बोल करके एम्फेटिक जो है प्रोनाउन बोलते हैं। क्योंकि ये एम्फेसिस दे रहा है,
क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है, तो इसका नाम बदल करके लोग इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, कुछ जो है ऑथर्स या कुछ किताबें। तो अगर एम्फेटिक प्रोनाउन कहीं देखे तो समझ लेना सेकंड वाले केस की बात हो रही है, वर्ब से पहले वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। चलो अब इस पे कैसे कैसी एरर्स बनेंगी, 3 टाइप की एरर्स बनती हैं। सेंटेंस को ब्रेक करके इन एरर्स को समझेंगे। वी आर प्राउड ऑफ अस फॉर दिस अचीवमेंट। हमें फ़ख्र है अपने आप पे, वी आर प्राउड, और किस पे, अपने आप पे, ऑफ अस, इस अचीवमेंट के लिए, इस कामयाबी के लिए। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। वी आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, प्राउड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक एडजेक्टिव है, हम ही प्राउड हैं और प्राउड ही हम हैं। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एडजेक्टिव वी आर प्राउड। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है अस, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है अचीवमेंट, साथ में लगा हुआ है दिस नाम का एडजेक्टिव। ये वाली अचीवमेंट, वो वाली नहीं, ये वाली अचीवमेंट। तो आपने जैसे इसको ब्रेक किया ना, तो आप ब्रेक करके ये देखेंगे इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक ही है। बस यही तो रिफ्लेक्सिव का रूल ट्रिगर होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर एक ही आदमी हो, अगर एक ही नाउन हो, बराबर हो, सिमिलर हो, तो फिर आप कोई और केस ना लगा के रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे। हमें खुद पे गर्व है, तो यहाँ पे अस ना लिख के आप लिखेंगे आवर सेल्व्स। ठीक है, सेल्व्स लगेगा, पीछे प्लूरल आएगा क्योंकि वी प्लूरल होता है, सेल्फ नहीं लगाएंगे। समझ गए? ऐसे ब्रेक करके इस कॉन्सेप्ट को समझना है। एक और सेंटेंस देखो, वी सॉ आवर सेल्फ हिम स्टील या स्टीलिंग मनी। हमने खुद उसे देखा, वी सॉ आवर सेल्फ हिम, हमने खुद उसे देखा पैसे चुराते हुए, पैसे को स्टील करते हुए। यहाँ पे स्टील और स्टीलिंग दोनों सही होगा। सी वर्ब अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों लेती है। इस कॉन्सेप्ट को फिर कभी बता दूंगा, दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, वर्ब है इसकी सॉ। किसको देखा भाई? हमने देखा हिम को, यानी कि ये वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। हमने खुद को नहीं देखा, आवर सेल्फ को नहीं देखा, हमने हिम को देखा। आवर सेल्फ की पोजीशन यहाँ गलत है, वो आप बाद में चेक कर लेंगे। अच्छा, उसको क्या करते हुए देखा? उसको स्टील करते हुए देखा, मनी को। स्टील यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आया है, एक जो है एडजेक्टिव है ना। वैसे तो वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव का काम करेगा। और मनी जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या चुरा रहा था भाई? पैसा चुरा रहा था, मनी चुरा रहा था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई जी? आपने रिफ्लेक्सिव को वर्ब के बाद में रखा है। हमने खुद को नहीं देखा था, फिर भी आपने रिफ्लेक्सिव की पोजीशन को वर्ब के बाद में रख दिया। अगर वर्ब के बाद में रख रहे हो तो इसका मतलब ये होगा हमने खुद को देखा, खुद को नहीं देखा, हमने खुद देखा उसे पैसे चुराते हुए। रिफ्लेक्सिव नहीं, यहाँ पे एम्फेटिक चाहिए। इसकी पोजीशन को यहाँ से हटा के आप सॉ से पहले रखेंगे। ठीक है, वी आवरसेल्व्स सॉ हिम स्टील या स्टीलिंग मनी। समझ में आ गया? और आवरसेल्व्स गलत पोजीशन होती है, गलत जो है फॉर्म है इसकी, आर के साथ में सेल्स आता है, तो आप यहाँ लगाएंगे आर सेल्स। अब मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो लिखो एक बार कॉन्सेप्ट में, सर जी समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे, फिर किसी क्लास में करवा देंगे, क्योंकि अब आगे का एडवांस्ड पोर्शन इसके बाद समझ आएगा। ये तो जी आपका बेस था, ये तो आपने एमटीएस का जो क्लर्क का जो पेपर होता है ना, उसका बेस तैयार कर लिया। अब आपको सीजीएल पीओ के एडवांस लेवल तक जाना है, वहाँ मैं लेकर के चलता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बढ़े आगे, बताना कॉन्सेप्ट में, कमेंट में जिसको समझ ना आया हो। एक सेंटेंस और देख लो, फिर उसके बाद एडवांस पोर्शन पे आएंगे। द पीएम अश्योर्ड हिमसेल्फ द यूथ ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हिमसेल्फ पोर्ट्रेट एज अ यूथ आइकन। पीएम साहब ने अश्योर किया, भरोसा दिलाया, खुद, और किसको दिलाया? यूथ को, यानी नौजवानों को। और किस बारे का? एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, पर्याप्त रोजगार के अवसरों का। तो पीएम साहब खुद टीवी पे आए और उन्होंने टीवी पे आकर के यूथ को खुद से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अश्योर किया, यानी भरोसा दिलाया। टीवी पे आए या किसी सभा में आए, किसी माइक पे या मंच पे आए, और फिर क्या किया उन्होंने? कह रहे जी, एंड द पीएम हिमसेल्फ पोर्ट्रेड एज अ यूथ आइकन। पीएम साहब ने खुद को पोर्ट्रे किया, दिखाया सबके सामने एक यूथ आइकन के तौर पे, एक युवा आइकन के तौर पे। तो पीएम ने ये बोला मैं भी युवा हूँ, आप ही की तरह का हूँ। समझ में आ गया? सेंटेंस मीनिंग निकाल लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो और फिर इसको ब्रेक करके देखो, रिफ्लेक्सिव की पोजीशन सही है गलत है। पीएम आपका सब्जेक्ट है, अश्योर्ड इसकी वर्ब नंबर 1। किसको अश्योर किया? खुद को किया या यूथ को किया? पीएम भरोसा किसको दिलाएगा? खुद को भरोसा दिलाएगा या यूथ को दिलाएगा? सर जी यूथ को दिलाएगा। खुद को क्या भरोसा दिलाना है? पीएम बन गया, खुद को क्या भरोसा दिलाना है? तो हिमसेल्फ जो है ना, इसकी पोजीशन गलत है। और जो यूथ जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई कर रहा है अश्योर वर्ब से।
ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसर, कंपाउंड नाउन है। एडिक्वेट एक एडजेक्टिव है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में वर्ब नंबर 2 रखिए, पोर्ट्रेट। पीएम ने अश्योर किया, पीएम ने पोर्ट्रे किया। पोर्ट्रे करना, सबको दिखाना। अच्छा, किसको दिखाया? दिखाया जी अपने आप को ही, हिमसेल्फ को ही। वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले रखा है, पोजीशन गलत है, बाद में आना चाहिए। और कैसे दिखाया? एज ए यूथ आइकन। एज के साथ में नाउन अगर लगा दें या एडजेक्टिव लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। कैसे दिखाया भाई? खुद को यूथ आइकन की तरह दिखाया। आप मुझे कैसे मानते हैं? मैं आपको अपने दोस्त की तरह मानता हूँ। आ रही बात समझ में? तो कैसे वाली बात करता है एज प्लस में नाउन, एज ए यूथ आइकन, एज ए फ्रेंड, एज ए, समझ गए ना, नेवर। तो एज प्लस में एडजेक्टिव या नाउन जो भी आएगा वो बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। सेंटेंस आपने देख लिया, ब्रेक कर लिया। गलती नंबर 1 ये है, अश्योर किया है यूथ को और पीएम ने खुद अश्योर किया है। यहाँ पे पीएम के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए हिमसेल्फ को। तो आप इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ रखें, ठीक है? यहाँ से उठाएं और यहाँ रखें, यहाँ लिखें पीएम हिमसेल्फ अश्योर्ड। दूसरी गलती क्या है? पीएम ने पोर्ट्रे किया, दिखाया खुद को। यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है हिमसेल्फ को, पहले रख करके, समझ गए ना? गलत ना करें इसकी ऑब्जेक्शन जो है, इसकी जो है पोजीशन को। इस हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक पोजीशन से रिफ्लेक्सिव पोजीशन पे ले जाएं। पीएम ने खुद को दिखाया है, हिमसेल्फ पोर्ट्रेट नहीं, पोर्ट्रेट हिमसेल्फ। तो इस तरीके से ब्रेक करके आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चलो अब आ जाओ एडवांस पोर्शन पे। 15 मिनट की क्लास और है और ये एडवांस वाला सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखो मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ब्स की लिस्ट दे रहा हूँ। दिमाग में बिठा लो, हर 2 महीने से 3 महीने से इस लिस्ट को चेक किया करो। ये 10 ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पास एक स्पेशल बीमारी है। इनको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। और क्यों बोला जाता है? अगर इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको बीमारी ये है कि ये सब्जेक्ट को ही अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगी। और कैसे बनाएंगी? उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म में। आगे बात समझ में? अगर इनके पास ऑब्जेक्ट है तब तो कोई खुश है, एकदम मौज है, इनको कोई दिक्कत नहीं है इनको। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट खुदा ना खास्ता ना हुआ तो इनको बीमारी ये है कि ये सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना के अपने बाद ले आएंगी रिफ्लेक्सिव फॉर्म में। तो ये वर्ब जो है ना आपको 10 याद रखनी है। ऐसी हज़ारों वर्ब्स होंगे अंग्रेजी में, लेकिन ये वो 10 वर्ब्स हैं जो आप रोज़ रीडिंग राइटिंग में देखते हो, एग्जाम्स में आपका एग्जामिनर पूछता है, ठीक है? तो सारी तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे भी नहीं आती, जो मोटी मोटी है वो आपको मैंने बता दी। चलो देखते हैं, इन्जॉय से देखते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉयड ऑन द पिकनिक। बच्चों ने इन्जॉय किया पिकनिक पे। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इन्जॉयड इसकी वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, पिकनिक इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखो, चिल्ड्रन इन्जॉयड आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स ऑन द पिकनिक। अगेन चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इन्जॉयड इसकी वर्ब है। इन्जॉय वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं। क्या इन्जॉय किया उन्होंने? एक तो आइसक्रीम को किया और एक चॉकलेट्स को किया। दोनों ऑब्जेक्ट आइसक्रीम और चॉकलेट्स जुड़े हुए हैं एंड से। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है पिकनिक। इन्जॉय एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। फर्स्ट केस में इन्जॉय का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड केस में इन्जॉय के एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेकंड केस में तो इन्जॉय वर्ब ठीक है, लेकिन फर्स्ट केस में ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या करेगा इन्जॉय? ये चिल्ड्रन जो है ना, इनको रिफ्लेक्सिव फॉर्म में अपने बाद ले आएगा। यहाँ लिखेगा चिल्ड्रन enjoyed themselves, ठीक है? themselves। अगर चिल्ड्रन की जगह यहाँ लिखा होता शी तो मैं लिख देता हर सेल्फ। अगर यहाँ लिखा होता ही तो मैं लिख देता हिमसेल्फ। अगर यहाँ लिखा होता दे तो themselves। अगर वी तो यहाँ पे ourselves। आगे बात समझ में? इन्जॉय वर्ब का कनेक्शन समझ में आ गया? इसलिए इन्जॉय के बाद में कभी कभी आप माई सेल्फ, योर सेल्फ लिखा हुआ देखते हैं और आप समझते हैं कि ये कहाँ से आ गया। ये यहीं से आया, कैटेगरी 1 की रिफ्लेक्सिव वर्ब से। अब ऐसे ही 3-4 वर्ब्स के 3-4 सेंटेंस आपको करवा देता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। अगली वर्ब है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट मारना। यू कैन हर्ट अदर्स इफ़ यू ड्राइव केयरलेसली। आप दूसरों को चोट मार सकते हैं अगर आप बेपरवाही से ड्राइव करें। यू आपका सब्जेक्ट है, कैन हर्ट इसकी वर्ब है, हर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है अदर्स। किसको हर्ट मारेंगे? दूसरों को मारेंगे। इफ़ कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है यू, वर्ब है इसकी नंबर 2 ड्राइव, केयरलेसली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आप ड्राइव करते हैं इन अ केयरलेस मैनर या केयरलेसली। फर्स्ट केस में हर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड देखो, यू कैन हर्ट इफ़ यू ड्राइव केयरलेसली। आपको चोट लग सकती है या आप चोट मार सकते हैं अगर आप केयरलेसली ड्राइव करें। यहाँ पे हर्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू सब्जेक्ट, कैन हर्ट इसकी वर्ब, अगेन यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 ड्राइव इसकी वर्ब। तो हर्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट देना होगा, यू के हिसाब से लाना पड़ेगा योर सेल्फ।
ठीक है, यहाँ पे इसको हर्ट के बाद में चिपकाना होगा। अगर 4-5 लोगों से बात बोली जा रही है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे योर सेल्फ्स लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल वाला। चलो वैसे ही बाकी की वर्ब्स आपको बता ही देता हूँ मैं। इंट्रोड्यूस करना, किसी को समझ सबके सामने रखना, है ना। सेटिस्फाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। इन्जॉय आपने देख लिया। अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। प्राइड का मतलब होता है दम्भ भरना, किसी चीज़ में गुमान करना, किसी चीज़ पे नाज करना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है झुकाना, झुकाना, सर झुकाना, पाँव झुकाना, हाथ झुकाना, जो भी झुकाना, खुद को झुकाना, ठीक है, प्रोस्ट्रेट करना। प्रमोट करना आप जानते हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना। एब्सेंट करना, किसी चीज़ को सबके सामने से हटा देना। हर्ट करना, किसी को चोट मारना। तो इनके मीनिंग आप समझ चुके हैं। अवेल वर्ब को देख लो। द पुअर कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। गरीब लोग जो हैं, द प्लस में पुअर, कॉमन प्लूरल नाउन। जिनका बेसिक क्लियर है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कॉमन प्लूरल नाउन क्या होता है? द प्लस में एडजेक्टिव पूरी क्लास को बताता है। द पुअर मतलब सभी गरीब लोग, द रिच मतलब सभी अमीर लोग। कह रहे सभी गरीब लोग जो है ना, द पुअर अवेल कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं बेनिफिट्स का, इस स्कीम के, इस नई जो है सरकारी स्कीम के। यहाँ पे अवेल वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन है बेनिफिट्स, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है स्कीम, द पुअर आपका सब्जेक्ट है। तो वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, अवेल वर्ब को कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगला देखो, द पुअर कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। गरीब लोग अवेल ऑफ कर सकते हैं स्कीम के बेनिफिट्स को। पुअर सब्जेक्ट है, कैन अवेल इसकी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है बेनिफिट्स, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है स्कीम। तो भैया इस केस में अवेल वर्ब की बीमारी आपको शांत करनी पड़ेगी। द पुअर के लिए आपको रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा। आप यहाँ लिखेंगे देम सेल्स। क्लियर हो गया इतना? तो ये था आपका जो है कॉन्सेप्ट नंबर 1 एडवांस्ड वाला। ये लास्ट एक और करवा रहा हूँ क्योंकि सेटिस्फाई वर्ब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। सेंटेंस आपके सामने, विद दिस लिटिल फूड वी मे फेल टू सेटिस्फाई एवरीवन। इस थोड़े से खाने के साथ हम हो सकता है फेल हो जाएं, नाकामयाब हो जाएं, असफल हो जाएं हर आदमी को सेटिस्फाई करने में, हर आदमी की भूख को शांत करने में। ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। विद सब्जेक्ट है, फूड, विद जो है आपका प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका फूड, ठीक है। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो विद का ऑब्जेक्ट बन गया फूड। दिस और लिटिल दोनों एडजेक्टिव है। लिटिल बोलता है ना के बराबर, दिस का मतलब ये वाला जो सामने रखा है। दोनों एडजेक्टिव फूड को मॉडिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका वी, मे फेल हैव की वर्ब, मे हेल्पिंग वर्ब, फेल जो है वर्ब की बेस फॉर्म मेन वर्ब बन के। और फेल किस काम में? फेल करेंगे सेटिस्फाई करने में। फेल इन व्हाट? फेल इन सेटिस्फाइंग। फेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है सेटिस्फाई नाम का इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है एवरीवन। सेटिस्फाई किसको करना है? हर एक आदमी को। यहाँ पे आपने सेटिस्फाई वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेमी वर्ब है, इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब तो है ना। आपको इसको ऑब्जेक्ट देना था, आपने दे दिया। लेकिन सेकंड केस में आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या? सब्जेक्ट कौन है? वी। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी वी को बना दो। आप यहाँ लिखो वी मे फेल टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। हम हो सकता है नाकामयाब रहें खुद को ही शांत करने में। सेटिस्फाई लिखने का मतलब ये है हम खुद की बात कर रहे हैं, अपना ही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो तीसरा सेंटेंस, ध्यान से देखना इसको। द जज वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज टेस्टिमनी। जज साहब जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, शांत नहीं थे। सेटिस्फाइड समझ गए ना, तृप्त होना। जज साहब जो है तृप्त नहीं थे, शांत नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे उसकी टेस्टिमनी से, उसकी गवाही से। जज आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, सेटिस्फाइड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। सेटिस्फाइड का मतलब होता है तृप्त या संतुष्ट। तो जज साहब संतुष्ट नहीं थे। नॉट एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रखी गई है। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टेस्टिमनी। हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है, टेस्टिमनी को मॉडिफाई कर रहा है। टेस्टिमनी का मतलब गवाही या विटनेस। अब इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो सेटिस्फाई के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया था वी को, वैसे ही जज को भी ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ जज वॉज नॉट सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद हिज टेस्टिमनी। लेकिन ये सर बात गलत हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? अरे भैया सेटिस्फाइड वर्ब नहीं है, फिर बोल रहा हूँ ये सभी वर्ब्स हैं। यहाँ पे सेटिस्फाइड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है, सेमी वर्ब भी नहीं है। सेटिस्फाइड, मैरिड, है ना। इस तरह के जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको वर्ब की तरह ट्रीट नहीं किया जाता।
यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, एक स्टेट बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है, जज साहब सेटिस्फाइड नहीं था, है ना। तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के केस में इस बिना बात के फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लगाना है। वर्ब होती वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के बाद एक्टिव में, पैसिव में, तब तो यहाँ पे लगाना पड़ता। एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया, तो एडजेक्टिव के साथ में इस फॉर्मूला को नहीं लगाना। तो इस केस में नो रिफ्लेक्सिव। चलो, तो ये हो गया जी आपका एडवांस कॉन्सेप्ट नंबर 1, और कैसे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के साथ, एसबीटी के साथ। मज़ा आया तो बताना कमेंट्स में, समझ आया तो बताना, नहीं समझ आया हो तो फिर किसी एडिटोरियल में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के रिपीट करेंगे। सीख रहे हो ना, तो ऐसे सीखो ज़िंदगी में कि फिर से उस चीज़ को मुड़ के ना देखना पड़े। एक बार सीखूंगा और ऐसा सीखूंगा कि ज़िंदगी भर के लिए मेरे दिमाग में रहे ना, इसी ऑब्जेक्टिव से आपको सीखना है। चलो, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 और एडवांस्ड वाला। देखो, ये जो कैटेगरी 1 की वर्ब्स थी जो मैंने पीछे लिखी थी, ये सारी की सारी वर्ब्स, इनकी बहनें भी हैं। इनको बोलते हैं कैटेगरी 2 की रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, और इनकी बीमारी और अलग है। इनकी बीमारी ये है कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो भी चल जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव लेना पसंद करती हैं और अपना मीनिंग बदल लेती हैं। रिकनसाइल जो वर्ब है ना, रिकनसाइल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मेल बिठाना दूसरी चीज़ से। जैसे दो आदमी हैं, आपस में झगड़ा किए हुए हैं, तो आपने उनको रिकनसाइल करवा दिया। जैसे साइंस और रिलीजन, धर्म और विज्ञान, दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं, आपने उनको रिकनसाइल करवा दिया। तो रिकनसाइल वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी तो अपने हिसाब से काम करेगी जो इसका मीनिंग है, लेकिन जैसे ही रिकनसाइल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, इस वर्ब का मीनिंग ही बदल जाएगा। समझ गए? ये सारी वर्ब्स अपना मीनिंग बदल लेती हैं रिफ्लेक्सिव के साथ। अब एक एक करके इन वर्ब्स के मीनिंग कैसे बदलेंगे फटाफट आपको सिखा देते हैं। रिकनसाइल वर्ब अगर रिफ्लेक्सिव के बिना आ जाए, अपना ऑब्जेक्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इसने लिया हो, इसका मतलब होता है चीज़ों में हार्मनी लाना, चीज़ों को कंपैटिबल बनाना। लेकिन अगर इसके बाद में रिफ्लेक्सिव लगाएंगे और निशानी ये होगी कि टू प्रेपोजिशन भी होगा, तो उस केस में रिकनसाइल का मतलब होता है किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना जो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। करके दिखाऊं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल साइंस विद रिलीजन। ये बड़ा मुश्किल है मेल बिठाना साइंस का रिलीजन के साथ, विज्ञान का धर्म के साथ। इट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डिफ़िकल्ट इज़ व्हाट? डिफ़िकल्ट इज़ टू रिकनसाइल। इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्बियल इन्फिनेटिव लगाया गया है, डिफ़िकल्ट को बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब। ठीक है, रिकनसाइल एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। अब रिकनसाइल किसको किससे करना है? साइंस को करना है रिलीजन के साथ। रिकनसाइल वर्ब का ऑब्जेक्ट है साइंस, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिलीजन। साइंस विद रिलीजन भी लिख सकते हैं और साइंस एंड रिलीजन भी लिख सकते हैं, उस केस में दोनों ही रिकनसाइल वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो भैया रिकनसाइल वर्ब ने अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, यहाँ पे पहला वाला मीनिंग फिट होगा। अब दूसरा वाला मीनिंग देखो, इट इज़ ईजी फॉर मैनी टू रिकनसाइल टू एन अनप्रोडक्टिव लाइफ। कह रहे जी बड़ा आसान है बहुत लोगों के लिए एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना एक अनप्रोडक्टिव लाइफ को, एक ऐसी ज़िंदगी को जो निरर्थक है, जिसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। सुबह उठे, फ़ोन चलाया, खाना खाया, 2 घंटे 4 घंटे काम किया, 2 घंटे पढ़ाई की, फिर रात को खाना खा के फ़ोन चला के सो गए। तो ऐसी अनप्रोडक्टिव बिना बात की लाइफ को बहुत लोगों के लिए ईजी होता है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो इस केस में रिकनसाइल को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, बाद में टू प्रेपोजिशन भी आ गई। अब आपको लग गया अंदाज़ा कि ये सेकंड वाला मीनिंग मांग रहा है रिकनसाइल। अब यहाँ पे लगेगा रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव इट के लिए नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव मैनी के लिए लगेगा। मैनी रिकनसाइल करेंगे तो मैनी इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है, इट नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट पकड़ना है। तो इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ लगा देंगे देमसेल्व्स। समझ गए? इट इज़ ईजी फॉर मैनी टू रिकनसाइल देमसेल्व्स टू अ अनप्रोडक्टिव लाइफ। बात आ गई समझ में? रिकनसाइल के बाद में रिफ्लेक्सिव लगाया इस टू को देख के, और मुझे पता लगा मीनिंग बदल चुका है। मीनिंग ये है कि बहुत लोगों के लिए बड़ा आसान है एक्सेप्ट कर लेना एक बिना बात की ज़िंदगी को। चलो अब देखो बाकी के भी ऐसे बना के देखने हैं। सबमिट का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को किसी के सामने रखना, रिपोर्ट सबमिट करना, अर्जी सबमिट करना, कोई भी चीज़ आप सबमिट करते हैं, है ना। शी सबमिटेड द रिपोर्ट दिस मॉर्निंग। उसने सबमिट किया रिपोर्ट को आज सुबह। शी आपका सब्जेक्ट है, सबमिटेड इसकी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट, सबमिट ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, हैंड ओवर वाला मीनिंग निकलेगा। दिस मॉर्निंग यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पास्ट है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। काम कब हुआ है? आज ही सुबह हुआ है। तो ये पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, द मैनेजमेंट डिड नॉट सबमिट टू द प्रेशर। मैनेजमेंट ने सबमिट नहीं किया प्रेशर के सामने, दबाव के सामने। सबमिट वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है,
और सबमिट के बाद में टू भी लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ होगा और मीनिंग बदल जाएगा इस वर्ब का। मैनेजमेंट ने घुटने नहीं टेके, सबमिट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट समथिंग हार्ड, नहीं घुटने टेकना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, घुटने टेकना, या इसको बोलते हैं अपने गिव अप करना, ठीक है, कंसीड करना। तो मैनेजमेंट ने घुटने नहीं टेके, सबमिट नहीं किया प्रेशर के सामने, दबाव के सामने। डिड नॉट सबमिट मैनेजमेंट के लिए इटसेल्फ, ठीक है, सबमिट इटसेल्फ टू द प्रेशर। चलिए वैसे ही अगर रिज़ाइन वर्ब है, रिज़ाइन का मतलब होता है कहीं से त्याग पत्र देना, किसी नौकरी से, किसी पोजीशन से। लेकिन अगर टू लगा दें रिज़ाइन के बाद में और अगर आपका रिफ्लेक्सिव लगा दें तो इस रिज़ाइन वर्ब का मतलब होता है डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। आई रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब यस्टरडे, मैंने कल नौकरी से त्याग पत्र दिया। आई सब्जेक्ट है, रिज़ाइन इसकी वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जॉब, यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। रिज़ाइन वर्ब ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है रिज़ाइन करना, कहीं से त्याग पत्र देना। लेकिन रिज़ाइन के बाद में दूसरे केस में लग गया टू। अब जैसे ही टू लगा आपको आइडिया लग गया कि रिफ्लेक्सिव वाला मीनिंग मांग रहा है। तो आई रिज़ाइंड माई सेल्फ टू द ह्यूज फेलियर, मैंने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, हार मान ली इस बड़े फेलियर के सामने, ठीक है, इस फेलियर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो था जो है मैंने अपने मतलब मैंने उसको मान लिया कि मैं फेल हो गया हूँ। आगे बात समझ में, टू लगा रिज़ाइन के बाद में तो मतलब रिज़ाइन वर्ब अपना कुछ और मीनिंग लेना चाहती है, आई के हिसाब से माई सेल्फ, शी के हिसाब से हर सेल्फ, दे के हिसाब से देम सेल्व्स। एक लास्ट करवा रहा हूँ इन्हीं में से, अप्लाई भी और एक्विट भी है। अप्लाई का मतलब क्या होता है, कहीं पे अप्लाई करना, जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई के बाद में रिफ्लेक्सिव और टू लग जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे ज़ोरों शोरों से काम करना। आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई वर्ब के बाद में टू नहीं आ रहा, फॉर प्रेपोजिशन है, जॉब इसका ऑब्जेक्ट है, पहला वाला मीनिंग निकलेगा अप्लाई करना। दूसरे वाले में देखो, आई अप्लाइड माई सेल्फ टू द जॉब, यहाँ पे अप्लाई के बाद में टू लग गया है, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, माई सेल्फ बीच में लगाना पड़ेगा आई की वजह से, और मीनिंग ये निकलेगा मैंने बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया, मेहनत की इस नौकरी पे, टू द जॉब। तो जो भी काम मुझे दिया गया ना, मैंने उस पर अपने अप्लाई माई सेल्फ किया, बड़े ज़ोर से मेहनत से उस काम को पूरा किया। ये समझ में आ गया। एडवांस कॉन्सेप्ट नंबर 2, लास्ट वर्ब है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, जिसको भी एक्विट करेंगे उसको इसके बाद में लिखें द जज एक्विटेड हर ऑफ ऑल चार्जेस। लेकिन अगर एक्विट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो, और कोई प्रेपोजिशन भी ना आ रही हो, उस केस में एक्विट का मतलब होता है खास तरीके से परफॉर्म करना किसी एक्टिविटी में। द स्टूडेंट एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट ने एक्विट किया अपने आप को, स्टूडेंट ने परफॉर्म किया खुद से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स के अंदर, यानी इम्तिहान के अंदर। एक्विट हिमसेल्फ का मतलब है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देना, स्टूडेंट एग्जाम में देगा, खिलाड़ी मैदान में देगा, फौजी जंग के जो है समझ गए ना बैटल फील्ड में देगा। तो इस तरीके से एक्विट प्लस में रिफ्लेक्सिव का कुछ और मीनिंग है और एक्विट विदाउट रिफ्लेक्सिव का कुछ और मीनिंग है। चलिए यही रैपअप करेंगे, बाकी की वर्ब्स बड़ी आसान है, बिहेव करना, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, हेल्प करना। बिहेव को अगर रिफ्लेक्सिव के बिना यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी खास तरीके से बर्ताव करना, और बिहेव को रिफ्लेक्सिव के साथ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा तमीज़ से बर्ताव करना। जैसे आप किसी को बोल दें प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ, मतलब तमीज़ से जो है बर्ताव करो, है ना। स्टूडेंट शुड बिहेव देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स को तमीज़ से बर्ताव करना चाहिए। वैसे ही एडजस्ट, अगर किसी चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको उसके बाद में लिखें बिना रिफ्लेक्सिव के। अगर खुद को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव की जगह खुद को रख दें, है ना। स्टूडेंट शुड एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल। चलिए यही रैपअप करेंगे सेशन को। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स में डालना। कितना अच्छा लगा ये आज का नया फॉर्मेट बताना। हर वीक इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेके ब्रेक करके लॉजिक के साथ समझाऊंगा। इंग्लिश से खेलना सीख जाओ, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी करें। एक लास्ट में क्विज़ दे रहा हूँ, 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ऐसे ही ब्रेक करोगे और जहाँ ध्यान देना है ना वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। ध्यान दे के देखना, ऐसे ही ब्रेक करके देखना है कहाँ कहाँ एरर रखी है और एरर को सही करना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, अपने आंसर से मेरा मैच करना और बताना आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। मुलाकात लेंगे कल आपसे। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।